तो हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी सभी तक। एक बार कंफर्म करेंगे सभी लोग जल्दी से। और क्या लेट हो गया क्या आज फिर? नहीं, वैसे आज मैंने मम्मी को बोल दिया था। मैंने कहा मम्मी थोड़ा नाश्ता जल्दी बना दिया करो। ये रोज़ रोज़ के जो है इन लौंडों के तानों से मैं परेशान हो चुका हूँ। ठीक है, तो कल से बेटा ना ऑन टाइम आऊँगा। फील्डिंग सेट है। चलो ऑल राइट, शुरू करें। गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग मयंक, निशा, पायल, विवेक, आस्था, सतीश, अंकित, पायल, शांतनु गायकवाड़। रहने दो सर, आदत हो गई है हमको। ये भी सही है। शुरू करें फिर। ये कुछ नया बहाना था सर। अच्छा, लिख के देती हूँ ज़िंदगी कभी टाइम पे नहीं आएंगे। अच्छा, खुशी विश्वकर्मा। बेटा कल का डेट नोट कर लो। कल तारीख कितनी है? कल तो वैसे लॉन्चिंग है, तो वैसे तो लॉन्चिंग में थोड़ा वैसे डिले हो जाता है। परसों मिलो बेटा तुम। ना टाइम पे आया ना मैं तो देखना तुम। ठीक है, शुरू करते हैं। नहीं नहीं मास्टर ऑन द टाइम है, बिल्कुल परंपरा। हाँ बिल्कुल चेतन, शुरू करें। शॉर्ट पीडीएफ। पद्मावती, पद्मावती, ओहो पद्मावती जी पढ़ती हैं क्या? पीडीएफ किसकी पीडीएफ? पीडीएफ यहाँ मिलती है फ्री कंटेंट सेक्शन में। यहाँ पे आओ, यहाँ पे नेटो सीरीज़ की पीडीएफ और टेस्ट जो हम लोग ये करते हैं ना लेक्चर, उसको टेस्ट फॉर्म में मिलता है। ठीक है, अभी शुरू कर लें। कल भी लेट ही आएंगे। नहीं, कल तो लेट आएंगे, वो तो खैर बनी बात है, लेकिन परसों की बात कर रहा हूँ मैं। कल भाई करंट अफेयर की शॉर्ट जो है ना मैगजीन लॉन्च होने वाली है। अब लॉन्च का मतलब ऐसा तो है नहीं कि जैसे तुम आओगे लेक्चर में तो तुम्हारे हाथ में आ जाएगी। कैसे पढ़ना है, कैसे यूटिलाइज़ करना है, मेन चीज़ वो रहेगी। ठीक है, कल के सेशन में तो मिस मत करिएगा। सुबह 9:30 बजे तेरे लिए मैंने एक सीट रखी है। ठीक है, कल 9:30 बजे यहाँ पे पहुँच जाना। ठीक है, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ले लो बेटा तुम, ये लो पहले। करंट अफेयर्स करेंगे। ठीक है, करंट अफेयर्स का। अजी कोई घंटा हो गया बोल रहा है। नहीं ये कौन बोल रहा है भाई? ये घंटा घंटा मत बोला करो भाई। ये सब क्या होता है घंटा घंटा? है ये घंटा घंटा क्या बोल रहे हैं हम? यार तुमको वो कौन था, कैलाश विजयवर्गीय? अबे घंटे का नहीं, घंटा घंटा क्या बोल रहा? देखा तो होगा तुम लोगों ने, देखा कि नहीं देखा है? क्यों देखा है कि नहीं देखा है? देखा तुम लोगों ने? घंटे का ऐसा कुछ तो बोलता है वो, फिर वो चिढ़ जाता है। ये क्या बोल रहे हैं आप घंटे घंटे? एक सेकंड को थोड़ा सा स्क्रीन साफ कर लें, गंदी हो गई है थोड़ी सी। पता नहीं गंदी कैसे हो जाती है अंदर ही अंदर, क्यों? थोड़ा सा वेपर्स मार दें जरा। ये गंदा या बैकग्राउंड है ये? देखें जरा। लगता है कुछ बैकग्राउंड है। पता नहीं यार, बैकग्राउंड है, गंदा ही है आई थिंक। चलो कोई नहीं, सह लेंगे। अब जरा क्वेश्चन करते हैं। ठीक है। सर कोई आपसे कह देगा तो मेरा मैगजीन कॉपी कर लिया। अच्छा, तुमको लगता है? नहीं तुमको लगता है। Which region has become the new epicenter of global terrorism according to the GTI 2024? Southeast Asia,
सेंट्रल साहेल रीजन ऑफ सब सहारन अफ्रीका, सेंट्रल एशिया, मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका। देखो तो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, ठीक है, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में पहली बात तो इंडिया का रैंक कितना है, इंडिया का रैंक कितना है, ठीक है, सबसे ज़्यादा टेररिज्म से अफेक्टेड कौन सी कंट्री है, रिलीज़ कौन करता है इसको कौन रिलीज़ करता है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स को, तो कौन सा सबसे ज़्यादा अफेक्टेड रीजन है ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो साउथ ईस्ट एशिया है, सेंट्रल साहेल रीजन ऑफ सब सहारन अफ्रीका है, सेंट्रल एशिया है, फिर मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका है। बताइए कौन सा ज़्यादा आपको एलाबोरेटिव टाइप का लग रहा है। ऑप्शन नंबर बी, सेंट्रल साहेल रीजन ऑफ सब सहारन अफ्रीका। तुमको लगता है कि ये जानबूझ के इस तरीके का ऑप्शन रखेगा एग्जामिनर, मुझे रखना होगा तो मेरे दिमाग में आसानी से जो आएंगे, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे सेंट्रल एशिया, वेस्ट एशिया, मिडिल यूरोप, ये इस तरीके के, सेंट्रल साहेल रीजन ऑफ सब सहारन अफ्रीका, इस तरीके का, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे कोई क्वेश्चन बनाना है, ठीक है, तो एक सही उत्तर होगा, ठीक है, और बाकी के जो ऑप्शंस होंगे वो मैं जो मेरे दिमाग में से रैंडम आ रहे होंगे, ठीक है, छोटे छोटे वो होंगे। सिंपल सा इस तरीके से आप यहाँ पर सोच सकते हैं। इंडिया की रैंक यहाँ पर 13th नंबर की है और पाकिस्तान इज़ दी मोस्ट, ठीक है, अफेक्टेड कंट्री, सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है वो कंट्री। ओके, और इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड जो पीस है वो इसको रिलीज़ करता है। मैगजीन फ्री है। जो पूछ रहा है वो मत बताना, है ना, वो मत बताना। अफगानिस्तान नहीं आंसर, पाकिस्तान है। पाकिस्तान इज़ द मोस्ट अफेक्टेड कंट्री। और ये इंडेक्स और रिपोर्ट रैंकिंग वाले उसमें बताए भी थे, जो शॉर्ट वाला लेक्चर था उसमें, लेकिन नहीं। सुनैना लंबाडी जी चल तो रहा फिर अगला, ये तो ये आप ये देख सकते हैं, ये आपका सेंट्रल साहेल जो रीजन है सब सहारन अफ्रीका का, वो रीजन यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करिए। इन 2025 इसरो अनाउंस द कंस्ट्रक्शन ऑफ द भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन प्रोजेक्ट। व्हाट इज द फर्स्ट मॉड्यूल शेड्यूल टू बी टेस्टेड अंडर दिस इनिशिएटिव। कौन सा पहला मॉड्यूल है। तो हमें पता है भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन क्या है, जैसे कि एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है जहाँ पर अभी शुभांशु शुक्ला जी गए थे और पहले इंडियन बने थे यहाँ पर जाने वाले। ये 1998 में बना था। ठीक है, मल्टीपल कंट्रीज़ का जॉइंट वेंचर था ये। इसी तरीके से अब हर कंट्री अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाना चाह रही है इन दी स्पेस, और उसमें से आपका भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, ये जो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन है इसका जो पहला मॉड्यूल है वो 2028 तक बनेगा, 2028 तक भेजा जाएगा और पूरी तरीके से कंप्लीट होगा 2035 तक, 2035 तक। और LVM-3 इस लॉन्च व्हीकल का यूज़ किया जाएगा, इस लॉन्च व्हीकल का यूज़ किया जाएगा। और किस ऑर्बिट में भेजा जाएगा ये बताइए, किस ऑर्बिट में इसको प्लेस किया जाएगा। क्रायोजेनिक फ्यूल स्टोरेज हब, रोबोटिक रिफ्यूलिंग यूनिट, ऑटोनॉमस AI ऑपरेटेड लैब या ऑर्बिटल हैबिटेशन मॉड्यूल। अब इसको देखो, ये बहुत ज़्यादा चौड़ा, बहुत लंबा चौड़ा स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन तो है नहीं, स्टेटमेंट्स तो है नहीं यहाँ पे, तो फिर कैसे अपन सही करेंगे इसको, कैसे सही किया जा सकता है रादर। तो ये सोच के इस तरीके से यहाँ पर थिंकिंग हो सकती है। बाकी आपकी क्या है वो आप कमेंट में शेयर ज़रूर करें कि भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन हम बना क्यों नहीं। जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है तो यहाँ पर अभी रह के आए, जो एस्ट्रोनॉट जाते हैं वो यहाँ पर रह के आते हैं। हैबिटेबल जगह बनाई जा रही हैं, जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है तो वैसे हम भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन डेवलप कर रहे हैं सो दैट कि वहाँ पर आवास किया जा सके, कक्षीय आवास मॉड्यूल, ऑर्बिटल हैबिटेशन मॉड्यूल, इस तरीके से इसको सही किया जा सकता था। समझ आई बात। आ जाओ यहाँ पर। इन द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 व्हाई डिड इंडिया रिटेन अ टॉप 10 स्पॉट अनलाइक सेवरल डेवलप्ड इकोनॉमीज। ठीक है, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 में तुम्हें पता क्या रिकॉर्ड करना है, कौन रिलीज करता है, टॉप पे कौन है, 2026 में इंडिया की रैंक क्या है। ठीक है, क्यों, क्योंकि मैं बताता हूँ आपको। पहली बात तो ये टॉप 10 स्पॉट में इंडिया क्यों है, जबकि बहुत सारी डेवलप्ड इकोनॉमीज को पीछे छोड़ के हम टॉप 10 में हैं। क्यों टॉप 10 में है, मतलब क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे तभी ये टॉप 10 में। तो अगर ऐसा होगा तो बिल्कुल नहीं होंगे, ऐसा होगा तो भी नहीं होगा, ऐसा होगा तो भी नहीं होगा, क्योंकि भाई क्लाइमेट चेंज के लिए ये सब नहीं चाहिए। क्लाइमेट चेंज से अगर हमें लड़ना है तो हमें एनर्जी कंजम्पशन कम करना होगा, फॉसिल फ्यूल कंजम्पशन कम करना होगा और नेट जीरो पॉलिसी लानी होगी। नेट जीरो का मतलब जितना आप कार्बन एमिशन कर रहे हैं, ठीक है, उतना जितना कार्बन एमिशन आप कर रहे हैं उतना ही आप उसको सिंक भी कर रहे हैं। सिंक कर रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पे जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं कार्बन सिंक के तौर पे काम करते हैं, यानी नेट जीरो पॉलिसी उसको बोलते हैं। सिंपल एलिमिनेशन से खेल सकते हैं, एक्सप्लेनेटरी भी है, लंबाडी भी है। ठीक है,
क्योंकि हम हाई रिन्यूएबल एनर्जी शेयर एंड लो पर कैपिटल एमिशंस करते हैं इसलिए, ठीक है। तो ये जो बाकी बड़े बड़े देश जो होते हैं जो अपन को ज्ञान देते हैं इस चीज़ पे, ठीक है, इंडिया को, तो इंडिया का अभी भी जो पर कैपिटा एमिशन रेट है वो बहुत कम है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स की अगर बात करेंगे तो इसको रिलीज किया जाता है बाय द जर्मन वॉच, जो संस्था है वो इसको रिलीज करती है। इसमें जो टॉप 3 स्पॉट्स होते हैं, टॉप 3, ये ध्यान रखना, ये वेकेंट होते हैं हमेशा, ठीक है, जनरली आपको देखने को मिलेगा वेकेंट। 4th नंबर पे, जिसको इनडायरेक्ट तरीके से हम फर्स्ट भी बोल सकते हैं, इज डेनमार्क अगेन, ठीक है, कई सारे सालों से डेनमार्क ही टॉप कर रहा है इस रैंकिंग पे। इंडिया की अगर बात करेंगे तो इंडिया को नज़र लग गई, अब टॉप 10th नंबर पे ही था 2025 में इंडिया 10th नंबर पे ही था, और अभी 2026 में अगर बात करेंगे 2026 में 13 स्पॉट सीधे गिरे हैं, 13 स्पॉट गिरे हैं, 23rd नंबर पे आ चुके हैं, 23वें नंबर पे आ चुके हैं। काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। ईरान और सऊदी अरब जो हैं ये सबसे नीचे आपको देखने को मिलेंगे। यूएस की रैंकिंग भी 65 है, कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। चाइना की फिर नॉट रॉन्ग 56 है। तो खैर इंडिया की आपको याद रखनी है कि इंडिया बहुत भयंकर नीचे गया है इसमें। ओके, अगला करिए। इफ अ कंट्री इम्प्रूव्स इन द GGGR ड्यू टू अ पॉलिसी मैंडेटिंग इक्वल फीमेल रिप्रेजेंटेशन ऑन कंपनी बोर्ड्स व्हाइल GGGR डायमेंशन वुड बी मोस्ट डायरेक्टली इम्पैक्टेड। पहली बात तो ये GGGR है क्या, तो ये है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ठीक है। तो ये मैं कल चीज़ बताऊंगा आपको, जो करंट अफेयर शॉर्ट आपको दूंगा तो उसमें किन टॉपिक पे फोकस करना है, आप ये नोटिस कर पा रहे हो, ये भी रिपोर्ट पे, ये भी इंडेक्स पे। रिपोर्ट और इंडेक्स वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो प्लीज़ कल वाला, कल 9:30 बजे बिल्कुल आना मत भूलना, ठीक है। So if a country improves in this due to a policy mandating equal female representation on company boards, which dimension would be mostly directly impacted? देखते हैं कितने लोग सही आंसर देते हैं। सीनेटो अप्लाई करके आई स्कोर 45 आउट ऑफ 50 इन जीएस सेक्शन, थैंक यू सो मच। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, मतलब बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस आ रहे हैं मेरे पास, ठीक है। और आप लोग जितना भी इम्प्रूवमेंट होता है मुझसे आप शेयर कर सकते हो, ठीक है, मेरे व्हाट्सएप पे। बाकी तो एक क्वेरी नंबर है, ये अलग है, यहाँ पर आपको कुछ दिक्कत होती है ऐप को लेके तो आप यहाँ कर सकते हैं। बाकी मुझे अगर आप व्हाट्सएप करना है तो 8840286735 पे, अगर आपको सब्जेक्ट रिलेटेड आपकी इम्प्रूवमेंट इस तरीके से। रिप्लाई एक्सपेक्ट मत करिएगा बिकॉज काफ़ी सारे मैसेजेस होते हैं इसलिए। ओके सर, मैगजीन्स फ्री हैं, वो कल बताऊँगा मैं आपको, ठीक है। डी आंसर आ रहा है, ओके बिल्कुल सही है। यहाँ पे वो लंबाडी है तो ठीक है, लेकिन वो बाद में लगाना है आपको, यहाँ पर पहले लॉजिक लगाना है आपको, ऐसा नहीं कि लंबा बाद लगा दिया ना, ऐसा नहीं। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, पहली बात तो इसको रिलीज़ कौन करता है, तो इसको रिलीज़ करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज़ करता है। इंडिया की रैंक कितनी है इसमें, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में इंडिया की रैंक कितनी है? फर्स्ट नंबर पे कौन बैठा रहता है? फर्स्ट नंबर पे इसमें आइसलैंड रहता है, ठीक है। अब बोल रहा है कि एक पॉलिसी है जिसने कि मैंडेटरी कर रखा है कि फीमेल का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए कंपनी के जो बोर्ड होते हैं। अब इससे कौन सा डायमेंशन इंप्रूव होगा, इंपैक्ट होगा सबसे ज़्यादा? कंपनी बोर्ड एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं कंपनी में हेल्थ सर्व वो प्रोवाइड करते हैं, कंपनी में पॉलिटिक्स होती है, कंपनी में इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन। भाई कंपनीज का मतलब क्या, जैसे मान लो कि कोई भी कंपनी इन्फोसिस है, टीसीएस है, तो उनके जो कंपनी बोर्ड है भाई उनका क्या है, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन है ना, अपॉर्चुनिटी। एजुकेशन से लेने देना है क्या उनका, हेल्थ से है क्या, पॉलिटिकल से है क्या? पॉलिटिकल एम्पावरमेंट तो तब होगा जब लेजिस्लेचर में, ठीक है, लॉ मेकिंग में उनका पार्टिसिपेशन हो, हेल्थ एंड सर्वाइवल में जब जो भी हॉस्पिटल्स वगैरह वहाँ पर हो, एजुकेशनल अटेनमेंट जब एजुकेट किया जाए गर्ल्स को, सिंपल, ठीक है, बिल्कुल। ओके 131, यस 131। Which of the following is true about the voluntary vehicle fleet modernization program? स्वैच्छिक वाहन बेड़ा आधुनिकीकरण कार्यक्रम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताएं गाइस, बताएं, जल्दी बताएं। वॉलंटरी व्हीकल फ्लीट मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, इट प्रमोट्स स्क्रैपिंग ऑफ ओल्ड व्हीकल्स टू रिड्यूस एमिशंस। यह उत्सर्जन कम करने के लिए पुराने वाहनों को स्क्रैप करने को बढ़ावा देता है, कि जो पुराने हो गए हैं क्योंकि बहुत एमिशंस वो करते हैं। आपने देखा होगा खड़ धुआं निकल रहा है पीछे से, कई सारी गाड़ी आपने देखी होंगी। क्या मतलब सर हमारी ही गाड़ी है वो
नहीं देखी ना तुम लोगों ने, पीछे एकदम दड़ 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 एकदम खूब भयंकर धुआं छोड़ रही होती हैं, ऐसा लगता है भाई जल्दी आगे करो इससे यार, है ना। तो बिल्कुल बात सही है, ठीक है मान लेते हैं, नहीं पता मैं। द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज इज दी नोडल एजेंसी नोडल एजेंसी कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज है, तो ये मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है। जनरली मैंने आपको बताया था कि मिनिस्ट्रीज गलत दी होती हैं। द स्कीम इंसेंटिवाइजेज बायर्स ऑफ फ्यूल एफिशिएंट न्यू व्हीकल्स ओनली इन अर्बन एरियाज। अब ये जो 3 स्टेटमेंट्स दिए हैं, इनमें से अगर आप ऑप्शंस पढ़ो तो ऑप्शंस ये समझ में आ रहा है या तो तीनों सही है या तीनों में से कोई एक गलत है, 2 गलत नहीं हो सकते हैं। अब इन तीनों में मैंने क्या बताया था, ये तो ठीक है, ये आपका मैंने बताया था मिनिस्ट्री जनरली गलत देता है, लेकिन अगेन अंधी नहीं मारना है, ठीक है। मिनिस्ट्री जनरली गलत देता है, लेकिन अभी मैं और आगे आपको क्वेश्चन कराऊंगा, आपको वहाँ पर मिनिस्ट्री सही भी दिखेंगी, तो मिनिस्ट्री में अंधा नहीं मारना है कि बस मिनिस्ट्री दी हुई है गलत ना, पहले लॉजिक लगाना है। जब लॉजिक ना काम करे देन बेनिफिट ऑफ डाउट किस चीज़ को देना है कि गलत होगा, बेनिफिट ऑफ डाउट मैं बस बोल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो वॉलंटरी व्हीकल्स की बात हो रही है, तो लॉजिकल लग रहा है कि हाँ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्ट्री होगी, ऐसा तो नहीं हेल्थ एजुकेशन मिनिस्ट्री लिखी हुई है। और फिर तीसरे स्टेटमेंट को अगर हम पढ़ते हैं तो लिखा हुआ द स्कीम इंसेंटिवाइजेस बायर्स ऑफ फ्यूल एफिशिएंट न्यू व्हीकल्स ओनली इन अर्बन एरियाज, यानी रूरल एरियाज के लिए बिल्कुल स्कीम है ही नहीं, है ना एक्सट्रीम कीवर्ड एकदम गलत। और अगर ये गलत हो गया तो फिर सोचना ही नहीं है ना, ऑप्शन नंबर सी 1 and 2 आर करेक्ट, सिंपल। करिए इस क्वेश्चन को जरा, करिए इस क्वेश्चन को, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स का जो क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज, क्या पूछा है, क्यों इनकरेक्ट पूछा है, तो ध्यान रखें इस चीज को। रिगार्डिंग ग्लोबल इंडाइसेस एज ऑफ जुलाई 2025, द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 हाईलाइट सोशल, कर लिया ना इसको, ठीक है। मैं बार बार रोज नहीं बोल पाऊंगा कि इसको पॉज करो फिर करो, ठीक है। आकाश जी आप इन नंबर पे रिपोर्ट कर सकते हैं अगर आपको ऐप में ऐसा कुछ इशू है तो, ओके। सर पब्लिक पूछती है कि परमार सर ये कार कौन सी है, कार तो है मेरे पास लेकिन मैं बताऊंगा नहीं। इनकरेक्ट रिगार्डिंग ग्लोबल इंडाइसेस ऑफ जुलाई 2025 बताओ। जब मैं प्रोटेस्ट में गया था ना इसलिए, तो कुछ लोगों ने मतलब ऐसा नोटिस करके और पूरा उसका नंबर प्लेट से नाम हम निकाल लिया था, काफ़ी लोगों ने, काफ़ी तेज तो लोग हो तुम लोग नहीं। खैर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा गलत है रिगार्डिंग ग्लोबल इंडाइसेस ऑफ जुलाई 2025। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 highlights the social support, life expectancy and GDP per capita as key happiness factors. AQI consistently above 200 signals general health risk and requires urgent policy action. Despite being discontinued, the ease of doing business report remains influential for investors assessing startup procedures. A rise in GNI per capita alone can significantly improve HDI even with failing life expectancy and education. अब बताइए, आपको लग नहीं रहा पढ़ने से कि जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है स्टेटमेंट ये बहुत एक्सट्रीम काइंड ऑफ स्टेटमेंट है? कैसे? राइज इन जीएनआई पर कैपिटा अलोन, यानी कि सिर्फ जीएनआई पर कैपिटा राइज कर जाने से ही एचडीआई सिग्निफिकेंटली इंप्रूव कर जाएगा, चाहे भले लाइफ एक्सपेक्टेंसी और एजुकेशन फॉल ही क्यों ना हो रहे हों। एक्सट्रीम है भाई, ये नहीं समझ में आ रहा तो क्यों नहीं आ रहा, खुद से सवाल पूछो। अगर तुमको फील नहीं आ पा रहा है कि ये एकदम गलत लिखा हुआ है भाई, एकदम एक्सट्रीम लिखा हुआ है ये, ठीक है। बात अगर करेंगे हम वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट की, तो हैप्पीनेस में याद रखिएगा जो 2026 की रैंकिंग है, आप देख सकते हो रिपोर्ट और रैंकिंग कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। अब जैसे हम तो थोड़ा बहुत ही पढ़ सकते हैं कि भाई टॉप किसने किया, इंडिया का रैंक कितना है, कौन रिलीज़ करता है। जैसे वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट को कौन रिलीज़ करता है, तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क गैलप इंस्टीट्यूट है, ठीक है। ये आपका रिलीज़ करते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, तो ये। लेकिन हाईलाइट क्या करता है, सोशल सपोर्ट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ये इसी तरीके से भाई क्वेश्चन होगा। तुम अगर सोच रहे हो कि तुम एकदम डेप्थ में उतर जाओगे तो पॉसिबल नहीं है। मैंने आपको कई बार बताया। तो 2026 में जो भारत की रैंक है वो 116 है 147 देशों में 147 में। इसमें अगर बात करेंगे तो पाकिस्तान जैसी कंट्रीज हमसे अच्छा परफॉर्म कर रही है। रैंक बताओ पाकिस्तान की, स्कोर हमारा 4.5 आउट ऑफ 10। सबसे हैप्पीएस्ट कंट्री कौन सी है, फिनलैंड। और सबसे सैडेस्ट कंट्री कौन सी है, जो एकदम खुश नहीं है, वो अफगानिस्तान है, ठीक है। तो
ये है GNI पर कैपिटल का सिग्निफिकेंटली इंप्रूव HDI। क्यों? क्योंकि HDI की जब हम बात करते हैं तो इसमें GNI पर कैपिटल जो है एक इंडिकेटर है। 3 डायमेंशन होते हैं, लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, नॉलेज और एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ये 3 डायमेंशंस आपको याद होने चाहिए। और इंडिकेटर्स की बात करेंगे, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग और GNI पर कैपिटा। ये इंडिकेटर है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग और GNI पर कैपिटा। तो इंडिकेटर्स ये हैं, डायमेंशंस ये आपको ध्यान रखना है HDI में। ओके, और HDI की अगर बात करेंगे तो 2026 का रैंकिंग है, उसमें इंडिया का 130वां नंबर है। ठीक है, 193। ग्लोबल जेंडर गैप वाले में 131 है, HDI में 130 है। स्कोर की बात करेंगे 0.685 है स्कोर। और इंडिया किस कैटेगरी में आता है? तो मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी में आता है। टॉप किसने किया है? आइसलैंड ने। तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जिसमें इंडिया का 131 है, उसमें भी टॉप आइसलैंड करता है और ह्यूमन डेवलपमेंट में भी आइसलैंड ही टॉप करता है। ठीक है, देन नॉर्वे एंड देन स्विट्जरलैंड आता है आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स मिशन शक्ति? तो मिशन शक्ति के बारे में कौन सा यहाँ पर सही है, ये आपसे पूछ रहा है, बताइए जल्दी से। मिशन शक्ति के बारे में कौन सा सही है? कर लिया? तो पहली बात तो ये मिशन शक्ति जो है, चलो मैं पहले करवा देता हूँ, ठीक है, कंसिडरिंग वी डोंट हैव एनी नॉलेज अबाउट दिस मिशन शक्ति। It is an integrated women empowerment program launched in 2022. It is run by Ministry of Women and Child Development. The scheme includes Samarth and Sambal sub schemes. See, किस तरीके से किया जा सकता है? अब शक्ति समझ के तो नहीं आ रहा कि कौन सी मिनिस्ट्री होगी, शक्ति समझ के तो नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सी मिनिस्ट्री होगी, वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट है, किसकी शक्ति की बात कर रहा है, ये नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, लेकिन पहला बोल रहा है ये इंटीग्रेटेड विमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम है। तो अगर विमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम है तो विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ही होगी, यानी अगर 1 होगा तो 2 को भी होना पड़ेगा, यानी कि या तो ये होगा, ये नहीं हो सकता क्योंकि एक अगर होगा तो 2 भी होगा, दोनों साथ में होंगे। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। 2 ऑप्शन के यू कैन डिबेट इन दिस थिंग कि हो सकता है ये गलत हो सकता है ये गलत हो, बिल्कुल मैं मानता हूँ हो सकता है ये गलत हो, लेकिन कहीं ना कहीं है तो विमेन एम्पावरमेंट की बात, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट विमेन एंड चाइल्ड विमेन के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो इसमें आप भले डाउट कर सकते हो थोड़ा बहुत कि हाँ 2022 वगैरह, लेकिन अगर लेट्स एग्जाम्पल अगर ये ना होता, वैसे ये है, ठीक है, यहाँ पे जो भी मैं क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ एक अक्षर की भी छेड़छाड़ नहीं है, ज्यों करते हुए हैं डिट्टो क्वेश्चन वही मैं लेके आता हूँ, बिकॉज नेट्टो है तो डिट्टो तो लाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो पहला होगा तो दूसरा भी होगा। ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री स्टेटमेंट्स है, मैंने बताया था कॉम्प्लीमेंट्री और कंट्रास्टिंग स्टेटमेंट्स। अब तीसरा होगा कि नहीं होगा? दिस स्कीम इंक्लूड समर्थ एंड संबल सब स्कीम्स, तो ये भी सही है। अब सर ये क्यों से, इसका क्या लॉजिक है? तो इसका लॉजिक तो यहाँ पे ढूंढने में नहीं आ रहा है, सच बताऊँ तो। ठीक है, देन यू हैव टू लाइक टेक अ गेस इफ यू आर नॉट एट ऑल अवेयर अबाउट द मिशन शक्ति, बट लेट मी टेल यू अबाउट द मिशन शक्ति। इट इज़ एन अम्ब्रेला स्कीम। अम्ब्रेला स्कीम क्या होती है? गवर्नमेंट स्कीम वाले लेक्चर मैंने आपको समझाया भी था, वो स्कीम जिसके तहत जिसके अंतर्गत बहुत सारी स्कीम्स आती हैं। ठीक है, तो इसमें संबल और सामर्थ। संबल है आपका सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए, मैंने पढ़ाया भी है उसमें, गवर्नमेंट स्कीम वाले लेक्चर में ये पढ़ाया है। ठीक है, क्योंकि जो पूरा करंट अफेयर शॉर्ट बनाया है वो पिछली बार का जो करंट अफेयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। ठीक है, क्लियर है? तो संबल सेफ्टी और सिक्योरिटी की बात करता है, सामर्थ्य एम्पावरमेंट की बात करता है। ठीक है, डन, ऑलराइट। तो यहाँ पर आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन करिए, व्हाट डज अ हाई रैंक इन दी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स इंडिकेट? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में ये हाई रैंक अगर है तो ये क्या दर्शाता है, बताइए। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में अगर बात करेंगे तो भाई आपका पासपोर्ट स्ट्रॉन्ग कितना है वो दिखाता है। इकोनॉमिक पावर, मिलिट्री अलायंस, पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी सब फालतू के हैं। ग्रेटर वीज़ा फ्री एंड और वीज़ा ऑन अराइवल एक्सेस फॉर सिटीजन्स। एक्सप्लेनेटरी भी है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक्सप्लेनेटरी भी नहीं है एकदम कि ये पासपोर्ट क्या चीज़ होती है, तो वैसे भी कर सकते हो। एक्सप्लेनेटरी ज़्यादा कौन सा लग रहा है? ऑप्शन नंबर सी लग रहा है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की अगर बात करेंगे तो इसमें फर्स्ट नंबर पे हेनले इसको रिलीज़ करता है, और फर्स्ट नंबर पे भी कौन है? तो फर्स्ट नंबर पे 2026 के हिसाब से, वैसे तो उससे पहले जापान हुआ करता था, लेकिन अभी सिंगापुर का पासपोर्ट सबसे स्ट्रॉन्ग है। 192 देश ऐसे हैं, अगर आपके पास सिंगापुर का पासपोर्ट है तो 192 देश ऐसे हैं जहाँ पर या तो बिना वीज़ा के या फिर वीज़ा ऑन अराइवल आपको फैसिलिटी मिलती है। जापान अभी सेकंड नंबर पे आ चुका है। बॉटम अगर बात करेंगे सबसे नीचे कौन है?
तो नीचे से आजकल अफ़गानिस्तान बड़ा टॉप कर रहा है हर जगह, ठीक है, अफ़गानिस्तान। और इंडिया की अगर रैंक की बात करेंगे, भारत की रैंक की बात करेंगे, तो इंडिया की रैंक है 75। AFI, ठीक है, मतलब कि पहले मतलब कि आप ये मान लो कि हम 56 कंट्रीज़ ऐसी हैं, 56 डेस्टिनेशंस ऐसे हैं जहाँ पर या तो बिना वीज़ा के या वीज़ा ऑन अराइवल फैसिलिटी हमें मिलेगी वहाँ पर, जैसे भूटान जैसी कंट्रीज़ में। AFI, दैट इज़ एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, हैज़ इनकॉर्पोरेटेड वाडाज 2014 एंटी डोपिंग रूल्स, ठीक है, एंटी डोपिंग रूल्स इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूशन, यानी AFI ने वाडा के 2014 के एंटी डोपिंग नियमों को अपने संविधान में शामिल किया है। एनी अपडेट्स टू वाडा रूल्स आर ऑटोमेटिकली बाइंडिंग ऑन ऑल एथलीट्स एंड एफिलेटेड यूनिट्स इन AFI। आंसर दीजिए पहले, मैं देखता हूँ कितने लोग आंसर क्या देते हैं। आप लोग सीखे हो अभी तक कि नहीं सीखे हो, जल्दी बताओ, जल्दी देखता हूँ कितने लोग सीखे हो। अच्छा, 9th का डी आंसर आ रहा है, जानवी का, सुशांत का, डी निशांत सिंह। ग्रेट ग्रेट, आप लोग सीख रहे हो, मतलब अच्छी बात है। डी ओके, डी है ना, ओके। सो एनी अपडेट्स टू WADA rules are automatically binding on all athletes and affiliated units in AFI. Okay, ठीक है। Any updates to WADA rules are automatically binding on all athletes. क्या है ये? एक्सट्रीम कीवर्ड्स हैं। ऑटोमेटिकली बाइंडिंग ऑन ऑल एथलीट्स, ठीक है। तो ये क्या होना चाहिए? गलत होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, ये सही है। समझ में आया? फा हो गया तुम्हारे साथ, सही है भाई, ये समझ रहे हो तुम? तो ये मैंने जानबूझ के रखा था क्वेश्चन, ताकि मैं बता सकूं कि हर बार ये नहीं कि बस नींद में ऑटोमेटिकली बाइंडिंग ऑन। तो सर क्या लॉजिक से सही है? लॉजिक नहीं, यहाँ पे नॉलेज है, सिंपल। यानी कि यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि वो फेल कर गई हमारी ट्रिक। तो क्या मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इसको हमें यूज़ नहीं करना है? बिल्कुल करना है, क्योंकि अभी तक हम जितने क्वेश्चन लगाते आ रहे हैं उसमें तो लग रही थी ना। अगर मान लो कि 10 क्वेश्चन उसमें से हमें 9 में लग रही है और एक में नहीं लग रही है, तो आई थिंक यू आर कैपेबल टू टेक द डिसीजन कि लगानी कि नहीं लगानी है, ठीक है। ये मैंने आपको डीमोटिवेट करने के लिए नहीं रखा है क्वेश्चन को, ठीक है। ये मैंने डीमोटिवेट करने के लिए नहीं रखा है, बस ये बताने के लिए रखा है ताकि कल को तुम ये ना बोलोगे सर ऐसे तो आपने क्वेश्चन ही नहीं करवाया था। क्या ऐसा तो आता नहीं? आता है। और ऐसा भी नहीं कि मैं जानबूझ के सिर्फ वही क्वेश्चन लाता हूँ जिसमें वो अप्लाई हो रही है। इसमें नहीं हो रही थी तो इसको भी लाया मैं, ये दिखा, ठीक है। मेरे पास पूरे क्वेश्चन का संग्रह होता है, उसमें एक क्वेश्चन छाटना होता है कि कौन सा क्वेश्चन रखना है। ऐसा नहीं कि मैं जानबूझ के सिर्फ वही क्वेश्चन ला रहा हूँ, जहाँ पर ये गलत हो रहा है उसको मैं ला ही नहीं रहा हूँ। ये था यहाँ पर गलत, तो मैं जानबूझ के इसको रखा कि ये तो मुझे आपको करवाना ही है। ओके, चलो अब अगला क्वेश्चन करो। यस, क्योंकि AFI पहला मतलब इस तरीके से ये सही किया जा सकता है कि भाई AFI ने इनकॉर्पोरेट किया वाडा के 2014 के एंटी डोपिंग रूल्स को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, उसने इनकॉर्पोरेट कर लिया है। तो इसीलिए अब कोई भी वाडा का रूल में अपडेट होगा तो अपने आप सारे एथलीट्स पर बाइंडिंग है, ठीक है। ये लॉजिक है यहाँ पर कि AFI ने उसको इनकॉर्पोरेट कर लिया है। तो अगर मैंने एक चीज़ आपको बताई थी, क्या कि अगर दोनों पढ़ने से ये समझ में आ रहा है कि रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ठीक है, तो जनरली बहुत चांसेस है कि दोनों सही होंगे और रीज़न वुड बी द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। जैसे यहाँ पर AFI हैज़ इनकॉर्पोरेटेड वाडाज 2014 एंटी डोपिंग रूल्स इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूशन, दैट्स वाई एनी अपडेट टू WADA रूल्स आर ऑटोमेटिकली बाइंडिंग ऑन ऑल एथलीट्स एंड एफिलिएटेड यूनिट्स इन AFI। सिंपल, ठीक है, क्योंकि उसने WADA को इनकॉर्पोरेट कर लिया इसलिए अपने आप वो बाइंडिंग हो गए रूल्स। ये लॉजिक है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन करिए। गद्दारी कर बे। सर फा की आवाज़ आई थी, आपने बजाया था? मैंने नहीं बजाया भाई। तुम लोगों को फा की आवाज़ सुनाई दी थी क्या? किसको सुनाई दी है? और एक्चुअल में तुम लोग के साथ फा मूवमेंट हुआ होगा ना, तो इसलिए यूनिवर्स ने बजाया होगा वो।
विच मेजर रिफॉर्म वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत कौन सा प्रमुख सुधार लाया गया? बताइए। पूरी तरीके से एलिमिनेट कर दिया गया प्राइवेट स्कूल को। संस्कृत लैंग्वेज कंपलसरी कर दी गई। मैंडेटरी है कि बोर्ड एग्जाम होंगे सारे ग्रेड में, सारे ग्रेड मतलब 1 अच्छा 1 2 3 हर क्लास में बोर्ड एग्जाम हो। सोचो LKG वालों के बोर्ड एग्जाम लगे हुए हैं, UKG वालों के लगे हुए हैं, फर्स्ट के लगे हुए हैं। लगता है तुमको? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा, रिप्लेसमेंट ऑफ दी 10+2। जब तुम लोगों ने LKG UKG PKG तो पढ़ा ही होगा ना। हमारे ऐसा नहीं होता था। जब मैंने पढ़ा था ना तो हमारे गांव के स्कूल में कच्चा एक था, कच्चा एक एंड देन पक्का एक। तो पहले मैंने कच्चा एक पढ़ा, फिर पक्का एक पढ़ा, फिर उसके बाद 2 में आया मैं। ठीक है, तो रिप्लेसमेंट ऑफ 10+2 सिस्टम विथ 5+3+3+4 स्ट्रक्चर। What is the purpose of the 2-day hands-on training workshop on the e-Sakshi portal held in June 2024? जून 2024 में e-Sakshi पोर्टल पर आयोजित 2 दिवसीय व्यवहारिक प्रशिक्षण कार्यशाला का उद्देश्य क्या है? 2-day hands-on training workshop to demonstrate biometric training tracking of MPLAD assets, to train officials on the revised fund flow procedure under the MPLAD scheme, to launch a new commerce platform for district development, to train MPs in drafting local development plans। कर लिया? चलिए मैं बताता हूँ कैसे करते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, ट्रेनिंग की बात हो रही है, एटिमोलॉजी यहाँ पर 2 में ही ट्रेनिंग की बात हो रही है, यहाँ पे लॉन्चिंग की बात हो रही है, यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेशन की बात हो रही है, यहाँ पे ट्रेनिंग, यहाँ पे टू ट्रेन ऑफिशियल्स ऑन द रिवाइज फंड फ्लो प्रोसीजर अंडर द MPLAD स्कीम, टू ट्रेन MPs इन ड्राफ्टिंग लोकल डेवलपमेंट प्लान्स। दोनों सही लग रहे हैं, लेकिन किसको लगाऊं मैं लगाऊंगा इसको। क्यों? सिमिलैरिटी। आंसर जनरली 2 जो सिमिलर स्टेटमेंट होते हैं, सिमिलर और कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट, उनमें होता है। 2 अगर स्टेटमेंट है, 2 ऑप्शन ऐसे हैं जो सेम चीज़ों के बारे में बात करें, सेम चीज़, तो दोनों ही आंसर नहीं होते हैं। मैंने आपको बताया था ये सिमिलर हैं, सेम नहीं है। दोनों MPLAD की बात कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर बायोमेट्रिक ट्रैकिंग की बात हो रही है, यहाँ पर ट्रेनिंग की बात हो रही है। तो यहाँ पर मेरे पास 2 ट्रेनिंग थे, मैंने उससे पकड़ा ट्रेनिंग से, 2 ट्रेनिंग के थे, लेकिन अब मैं क्या लगाऊँ? तो ये भी MPLAD की बात कर रहा है पहला ऑप्शन, इसलिए ज़्यादा चांसेस है कि MPLAD ही होगा। समझ में आई बात? MPLAD जो स्कीम है ना 1993 में लॉन्च करी गई थी, 1993 में लॉन्च किया गया था इसको, और इसमें हर साल एनुअली 5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं MPs को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, कि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में पैसा खर्च करें। लोकसभा से हो तो अपनी लोकसभा जहाँ से चुन के आए हो वो वहाँ 5 करोड़ पैसा खर्च करो। किसमें? एसेट बिल्डिंग में, एसेट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, जैसे कि है ना पानी की टंकियाँ बनाना, रोड बनाना, ये सारे काम 5 करोड़ दिए जाते हैं। और अगर राज्यसभा सांसद हो तो अपने उस स्टेट में कहीं पर भी, और अगर नॉमिनेटेड हो तो पूरे देश में कहीं पर भी। ये है आपकी MPLAD की स्कीम। ठीक है, इसमें आप ट्रैक भी कर सकते हैं कि आपके MP कितना पैसा खर्च कर रहे हैं। जनरली आप पाएंगे 1 घंटा ये लोग कुछ खर्च करते नहीं, थोड़ा बहुत खर्च करते हैं। उसमें पिक्चर भी अपलोड करनी होती है कि आपने क्या काम करवाया। ठीक है, जैसे आपने ये पैशन वाले भैया हैं, गोरखपुर से सांसद हैं, ज़रा इनका देखना जाके। ठीक है, मीम तो अपनी एक जगह है, लेकिन इन्होंने कितने काम किए? 24 काम ऐसे कुछ तो इनको अलॉटेड थे, उसमें मतलब काफ़ी सारे काम अलॉटेड थे, उसमें से 24 इन्होंने किए थे, ऐसा कुछ था, और 18 की फ़ोटो अपलोड थी। मतलब काफ़ी सारा फंड इन्होंने यूज़ ही नहीं किया। तो खैर ये सारी चीज़ें तो एक के साथ नहीं, ज़्यादातर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के साथ आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, इसकी जो नोडल मिनिस्ट्री है, लेट मी टेल यू, दैट इज़ MOSPI, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन जो है ये नोडल मिनिस्ट्री है। इसमें ध्यान रखना है 5 करोड़ रुपये मिलते हैं एक हर साल, 2 इंस्टॉलमेंट में मिलते हैं 2.5 करोड़ के। ठीक है, इसमें 15% जो फंड है वो SC इनहैबिटेड एरिया में, वहीं 7.5% ST इनहैबिटेड एरिया में ज़रूरी है खर्च करना। जितना 5 करोड़ है उसमें 15% SC इनहैबिटेड और 7.5% ST इनहैबिटेड एरिया में खर्च करना होता है। ठीक है, इंडियाज़ पार्टिसिपेशन इन द एशियन विंटर गेम्स, करो जरा क्वेश्चन ये। कर लिया? तो इंडियाज़ पार्टिसिपेशन इन द एशियन विंटर गेम्स 2025 विल बी यूनिक एज इट विल बी द फर्स्ट टाइम द गवर्नमेंट हैज़ प्रोवाइडेड अ फुल फाइनेंशियल सपोर्ट बिकॉज द गवर्नमेंट्स ऑब्जेक्टिव इज टू एनहांस इंडियाज़ प्रेजेंस एंड परफॉर्मेंस इन विंटर स्पोर्ट्स बाय इंश्योरिंग फेयर। ये दोनों सही लग रहे हैं और दोनों रीज़न इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ये कहाँ हुआ था? 2025 में। ये हार्बिन में हुआ था। हार्बिन कहाँ पड़ता है? हार्बिन पड़ता है चाइना में।
इंडिया फिनिश्ड विद दी 0 मेडल्स, 0 मेडल, ठीक है। और अनरैंक्ड रही इंडिया, कोई रैंकिंग नहीं मिली क्योंकि 0 मेडल थे इंडिया के, ठीक है। कितने लोग गए थे इंडिया से? 59 एथलीट्स गए थे, 59 मेडल 0 आया, ठीक है। फ्लैग बियरर कौन थे? फ्लैग बियरर कौन थे? जो विंटर ओलंपिक गेम्स में भी इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट करते रहते हैं, स्काई मतलब एल्पाइन स्कीइंग करते हैं, इनका नाम है आरिफ खान फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो ये फ्लैग बियरर थे, आरिफ खान थे और भवानी थकेड़ा थी, भवानी थकेड़ा। चलो कर लिया, ओके। विच प्रिंसिपल ऑफ द डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2023 इंश्योर दैट एंटिटीज कलेक्टिंग पर्सनल डेटा मस्ट ऑब्टेन एक्सप्लिसिट कंसेंट फ्रॉम इंडिविजुअल्स। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 के अंतर्गत कौन सा सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि डेटा संग्रहण से पूर्व व्यक्ति की स्पष्ट सहमति आवश्यक है? Ensure that entities collecting personal data must obtain explicit consent from individuals, यानी कि लोगों से जिनसे डेटा कलेक्ट कर रहे हैं उनसे खुले तौर पर पूछ के उनकी सहमति लें, स्पष्ट सहमति लें कि भाई हम आपका डेटा ले रहे हैं, क्या ले सकते हैं? तो कौन सा प्रिंसिपल होगा? पर्पस लिमिटेशन, उद्देश्य सीमितता, स्टोरेज रिडक्शन कंप्लायंस, भंडारण कटौती अनुपालन, डेटा लोकलाइजेशन, डेटा स्थानीयकरण, नोटिस एंड चॉइस फ्रेमवर्क। चॉइस दे रहे हैं आपको अपना डेटा शेयर करना है या नहीं करना है। लॉजिक बिठाइए सर, क्वेश्चन पढ़ के लॉजिक बिठाइए। कोई ऐसा नहीं है जिसने कि इसको पढ़ रखा और तब ये सही कर रहा है, ऐसे ही सही किया जा सकता है इसको। समझ आ रही बात? लॉजिक लगाओ, ठीक है, कि डेटा कलेक्ट करने से पहले उनकी कंसेंट लो, उनकी सहमति लो, यानी उनको चॉइस दो कि आपको डेटा देना है नहीं देना है, नोटिस उनको दो। विच आर द फॉलोइंग पावर्स ग्रांटेड अंडर द क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट 2022 extends beyond the scope of its predecessor, the Identification of Prisoners Act of 1920। यानी कि आपराधिक प्रक्रिया अधिनियम 2022 के अंतर्गत कौन सी शक्ति पूर्ववर्ती जो पहले एक्ट था कैदियों की पहचान अधिनियम 1920 की तुलना में अधिक व्यापक है? बताइए। लॉजिक लगाइए यहाँ पर, ठीक है। हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ लॉजिक लगाने का कोशिश किया करिए। और हाँ, ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, किसी को कभी भी डाउट हो ना, क्वेश्चन सर्च करके देख लेना, पता चल जाएगा। अभी तक मैंने एक सिंगल भी क्वेश्चन नहीं लिया है जो एसएससी का ना हो और जो 2025 में ना पूछा गया हो। सारे एसएससी के 2025 के सवाल ले रहा हूँ। विच आर द फॉलोइंग पावर्स, तो ये पूछ रहा है कि कौन सा पावर क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट 2022 में मिला हुआ है जो कि एक्सटेंड्स बियॉन्ड द स्कोप ऑफ इट्स प्रीडिसेसर, यानी कि ये जो इसका प्रीडिसेसर था, मतलब इसी की तरह इसी का एक मतलब भाई, इससे पहले जो एक्ट था, मतलब इसने क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट 2022 ने इसको रिप्लेस किया होगा, ठीक है। तो ये क्या पावर मिली हुई है, ठीक है, जो इसके स्कोप से भी ज़्यादा है, ये पूछ रहा है। Permitting collection of biometric and biological data, restricting identification procedures only to convicts, limiting law enforcement access to stored data, allowing only fingerprints for crime investigation। तो आप एक चीज़ देखोगे, ये तो ठीक है, सिंपल लॉजिक हमें दिख रहा है, मतलब लॉजिक क्या वो दिख रहा है, ओनली एक्सट्रीम कीवर्ड, ओनली एक्सट्रीम कीवर्ड है, लेकिन लॉजिक लगाते हैं पहले, ठीक है। सर गीतानगर की क्रॉसिंग की धरती से प्रणाम, कहाँ है गीतानगर? तो एक लॉजिक लगाओ, क्या यहाँ पर भी रिस्ट्रिक्शन लगाया जा रहा है, यहाँ भी रिस्ट्रिक्शन लगाया जा रहा है, लिमिट किया जा रहा है, और यहाँ पर भी रिस्ट्रिक्शन लगाया जा रहा है। ये मत देखना यहाँ अलाउ किया जा रहा है ना, रिस्ट्रिक्शन है। अलाउइंग ओनली फिंगरप्रिंट, जैसे कि मैं बोलूँ कि तुम जा सकते हो सिर्फ शाम के 6 से 7 बजे घर के बाहर, तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं देखो जाने के लिए अलाउ कर रहा हूँ, इनफैक्ट मैं रिस्ट्रिक्शन लगा रहा हूँ कि तुम जा सकते हो लेकिन सिर्फ शाम के 6 से 7 बजे। समझ रहे हो? ये अलाउ नहीं कर रहा है, ये रिस्ट्रिक्ट ही तो कर रहा है, ये भी रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, ये भी रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, ये भी रिस्ट्रिक्ट ही कर रहा है कि सिर्फ कन्विक्ट्स का आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर हो सकता है, ठीक है, कि लॉ एनफोर्समेंट जो डेटा है, ठीक है, उसको लिमिट कर रहा है। यहाँ पर ये सिर्फ फिंगरप्रिंट्स को अलाउ कर रहा है क्राइम इन्वेस्टिगेशन में, तीनों लिमिट कर रहे हैं। यही है जो परमिट कर रहा है, किसी चीज़ को अलाउ कर रहा है, ये अलाउ नहीं कर रहा है, लिमिट कर रहा है। ये है जो परमिट कर रहा है कि कलेक्शन किया जा सकता है बायोमेट्रिक एंड बायोलॉजिकल डेटा से।
ये तो इन्हों एक तरीके की बात कर रहे हैं, और ठीक है ये अलग है, ऑड वन आउट है, और ऑड वन आउट इज़ दी आंसर। ये भी एक ट्रिक होती है, ऑड वन आउट, चारों में से तीन अगर एक बात करें एक अलग बात करें तो एक होगा, समझ रहे हैं आप। और बाकी ओनली टू कन्विक्ट्स, ओनली फिंगरप्रिंट्स, एक्सट्रीम है, ठीक है। 15 पे आते हैं। आई होप आपने यही लॉजिक लगाया होगा, ठीक है। और अगर कोई और लॉजिक होता है तो जब रिकॉर्डेड में सेशन जाता है तो आप डाल दिया करो, बिकॉज अभी लाइव में तो आप बता सकते हो लाइव में भी, लेकिन लाइव में क्या है ना, मैं ऐसे कमेंट सेक्शन कॉन्टिन्यूसली देखते नहीं रहता हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा कभी मिस भी हो जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन रीजन दैट द प्राइम मिनिस्टर मोदी मेट माइकल स्पिग्जो, प्रेसिडेंट ऑफ द कबड्डी फेडरेशन ऑफ पोलैंड, ठीक है। कबड्डी फेडरेशन जो पोलैंड का है उसके प्रेसिडेंट है ये। क्यों मिले थे उनको? कंग्रेचुलेट करने के लिए, फुटबॉल के अचीवमेंट के लिए। अच्छा, कबड्डी फेडरेशन का जो हेड है उससे फुटबॉल के अचीवमेंट को कंग्रेचुलेट करने के लिए मिले थे। इधर आओ कबड्डी वाले, इधर आओ भाई, क्या फुटबॉल में अचीवमेंट है यार तुम लोगों की, लेकिन मास्टर मैं तो कबड्डी वाला हूँ। अरे नहीं बेटा, सुनोगे, ऐसा तो नहीं होगा, ठीक है। टू अप्रिशिएट हिज एफर्ट्स इन प्रमोटिंग कबड्डी इन यूरोप। सिंपल है भाई, सिंपल, कबड्डी एटिमोलॉजी है लगा। Which platform is used for submitting ideas under इंस्पायर मानक स्कीम? इंस्पायर मानक जो स्कीम है, ठीक है, तो किस प्लेटफॉर्म का यूज़ किया जाता है आइडिया सबमिट करने के लिए? अब इंस्पायर मानक भाई पढ़ा बताता हूँ, लेकिन क्या होगा, कौन सा पोर्टल होगा? साइंस एंड टेक पोर्टल, इंस्पायर पोर्टल, नेशनल इनोवेशन पोर्टल या डिजिटल इंडिया पोर्टल? थोड़ा सा भी लोग दिमाग नहीं लगाते हैं, यही होता है जब एआई से क्वेश्चन बनते हैं। सिंपल एटिमोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी। इंस्पायर अवार्ड्स मानक, मानक इज़ व्हाट? मानक इज़ योर मिलियन माइंड्स ऑगमेंटिंग नेशनल एस्पिरेशंस एंड नॉलेज। कक्षा 6 से लेकर जो 12 तक के बच्चे हैं उनको ये बोला जाता है कि तुम अपने जो भी ओरिजिनल साइंस बेस्ड आइडिया हैं उनको सबमिट करो, ठीक है, ठीक है, ये इनको सबमिट करो, और उसके बेसिस पे तो जो तुमको काइंड ऑफ स्कॉलरशिप मिलेगी, पैसे मिलेंगे 10,000 रुपये तक, ठीक है। 10,000 रुपये तक कितना पैसा दिया जाएगा? हमारे स्कूल में क्या होता था, हमारे स्कूल में जैसे बोर्ड वगैरह में टॉप करो ना बोर्ड एग्ज़ाम में, तो ऐसे मिलते थे 1,000, मतलब 2,000, 5,000, 10,000 ऐसे तरीके के पैसा मिला करता था। खैर आई थिंक बोर्ड, हाँ बोर्ड में मिलता था, कि पता नहीं बोर्ड मिलता था हर क्लास के लिए, ऐसा कुछ तो था, शायद बोर्ड का पैसा ही था। खैर तो 10,000 है, ठीक है, 10,000 रुपये मिलता है कक्षा 6 से 12 के बीच में। ये जो प्रोग्राम है ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक के तहत आता है। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक और नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन DST और NIF के तहत आता है। ये दोनों इसको ऑर्गेनाइज करते हैं। कक्षा 6 से 12 तक के बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं और अपने ओरिजिनल आइडिया सब शेयर कर सकते हैं। फाइनेंशियल सपोर्ट उनको 10,000 रुपये तक का मिलता है। 17th करो, हु एडमिनिस्टर्स एंड रेगुलेट्स द NPS वात्सल्य स्कीम लॉन्च्ड इन सितंबर 2024? बताइए, NPS वात्सल्य स्कीम, ये भी हम लोगों ने पढ़ा था वैसे तो गवर्नमेंट स्कीम वाले लेक्चर में, लेकिन फिर भी मान लेते हैं नहीं पता है, फिर करो इसको। सर मिर्ज़ापुर सीज़न 4 आ रहा है, अच्छा, तो NPS वात्सल्य स्कीम, तो ध्यान रखिए NPS इतना तो थोड़ा सा यार पता होना चाहिए कि नेशनल पेंशन स्कीम, ठीक है, इतना तो थोड़ा सा यार पता होना चाहिए। देखो अब पेंशन की बात कौन कर रहा होगा? एजुकेशन मिनिस्ट्री कर रहा होगा। सिंपल है, सिंपल है, इतना तो आई होप आपको समझ में आता है। NPS वात्सल्य, वात्सल्य मतलब बच्चों के लिए, नेशनल पेंशन स्कीम चलती है बड़ों के लिए, बच्चों के लिए ये है, यानी 18 से जो नीचे हैं उनके लिए है ये। उनके जो गार्जियंस हैं यानी कि पेरेंट्स या फिर जो भी उनका रख रखाव कर रहा है वो इन बच्चों का एक अलग से पेंशन अकाउंट खुलवा सकता है, जिसमें मिनिमम 250 रुपये और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। मिनिमम 250 रुपये और मैक्सिमम नो लिमिट, इतना पैसा वो क्या कर सकते हैं, उनके बच्चों के अकाउंट में क्या है, डिपॉजिट कर सकते हैं हर साल, एनुअली। ओके, क्लियर है? ये सारे इंडियन सिटीजन्स या फिर अगर कोई NRI भी है, OCI भी है, उसके लिए भी है, ठीक है। देन इसके बाद अगर 18 प्लस हो जाता है वो बच्चा, तो इसको कंटिन्यू भी कर सकता है वो एज एन अडल्ट, वो इसको कंटिन्यू भी कर सकता है। जो नॉन माइनर वाला, ये तो माइनस के लिए है ना, बच्चों के लिए, जो नॉन माइनर है उसमें उसका अकाउंट कन्वर्ट हो जाएगा। रही बात पैसा निकालने की, तो 25%, जैसे आपका कोई एक लॉक इन पीरियड आपने करवा के रखा होगा, इतने साल तक का लॉक इन करवाना है, ठीक है, तो उसके लॉक इन के 3 साल बाद, ठीक है, आप कितना निकाल सकते हो, 25% ऑफ दी
कंट्रीब्यूटेड फंड आप निकाल सकते हो, ठीक है, अपने पढ़ाई करने के लिए या कोई मेडिकल ट्रीटमेंट करवाना है उसके लिए, ठीक है। तो एनपीएस वात्सल्य जो है आपका कैसा है, ये पीएफआरडीए के अंदर है, मतलब रेगुलेट करता है इसको, और ये बच्चों के लिए है, ठीक है। सितंबर 2024 में लॉन्च हुआ था। 18th करो, द क्वाड ग्रुपिंग हैज़ लॉन्च्ड वेरियस नॉन मिलिट्री इनिशिएटिव्स इन रिसेंट ईयर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग हाईलाइट्स क्वाड्स रोल बियॉन्ड डिफेंस कोलैबोरेशन। विगत वर्षों में क्वाड समूह ने अनेक गैर सैन्य पहलों की शुरुआत की है, निम्नलिखित में से कौन सा पहल क्वाड की भूमिका को रक्षा सहयोग से आगे बढ़ाता है? करो जरा, करिए जल्दी से। क्वाड ग्रुपिंग हैज लॉन्च्ड वेरियस नॉन मिलिट्री इनिशिएटिव्स। क्या लॉन्च किए हैं? नॉन मिलिट्री इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हैं विगत वर्षों में, ठीक है, इन रिसेंट ईयर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा हाईलाइट करता है क्वाड का रोल बियॉन्ड डिफेंस कोलैबोरेशन? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कैसे? ये कीवर्ड है यहाँ पर, क्वाड का रोल बियॉन्ड डिफेंस कोलैबोरेशन। डिफेंस कोलैबोरेशन के बियॉन्ड, क्या ये डिफेंस की बात नहीं हो रही है? क्या ये डिफेंस की बात नहीं हो रही है? ए और बी क्लियरली डिफेंस की बात कर रहे हैं। मिलिट्री ड्रोन बनाना कहाँ काम आता है? डिफेंस में। जॉइंट नेवल फ्लीट क्या है? डिफेंस है। वो पूछ रहा है बियॉन्ड डिफेंस कोलैबोरेशन क्या हाईलाइट करता है? साइबर वॉर ट्रेनिंग अक्रॉस एशिया, या कोविड-19 वैक्सीन डिप्लोमेसी एंड क्रिटिकल टेक कोऑपरेशन। अभी दोनों में से मैं कौन चूज़ करूँगा? सी करूँगा, ज़्यादा एक्सप्लेनेटरी है ना इसलिए, ज़्यादा एक्सप्लेनेटरी है ना इसलिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। क्वाड ग्रुपिंग क्या है? तो क्वाड ग्रुपिंग इंडिया, जापान, यूएस और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, इंडो पैसिफिक कोलैबोरेशन है, क्योंकि आप देखो इंडियन ओशन से इंडिया हो गया, ठीक है, और आप जापान, यूएस और ऑस्ट्रेलिया को देखेंगे तो मेनली पैसिफिक ओशन में आते हैं ये, ठीक है, तो इंडो पैसिफिक, ठीक है। तो ये 4 देशों का समूह है क्वाड ग्रुपिंग, ठीक है। क्वाड एक का इसका कोई हेडक्वार्टर वगैरह नहीं है, और काइंड ऑफ इनफॉर्मल ग्रुपिंग है, फॉर्मल ग्रुपिंग नहीं है ये। जैसे सार्क, बीम्स्टेक, आसियान, सब फॉर्मल ग्रुपिंग्स में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वैभव, वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक फेलोशिप प्रोग्राम, इज इनकरेक्ट? बताइए, वैभव फेलोशिप के बारे में कौन सा गलत है? सर साइंस का बेनिटो होना चाहिए अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिकल हिस्ट्री। ओके ठीक है। ये स्क्वाड ग्रुप्स के बीच में से ये है रेत की मछली, बिल्कुल ये आई थिंक किताब है, अभी मैं गया था तो ये वाली भी एक किताब लेके आया था, ये इन्होंने नाम रख रखा है रेत की मछली, कांता भारती किताब है। तो बिल्कुल अच्छा बहुत ऐड किया है कि इनके बीच में जो क्वाड ग्रुपिंग है, इनके बीच में जो एक्सरसाइज होती है कंट्रीज़ के बीच में, दैट इज़ मालाबार एक्सरसाइज, बहुत अच्छे है, राहुल ने भी ऐड किया। यस 19 का बी आ रहा है, प्रतीक्षा का, आस्था का, यश का, दीपांकर, पंकज, अर्पिता, बैंक, ओके बी आ रहा है ना आंसर। पूछ रहा है कौन सा गलत है। वैभव एम्स टू engage the Indian diaspora scientists and researchers globally to contribute to India's scientific and technological development। कोई एक्सट्रीम कीवर्ड? कोई नेगेटिव कनोटेशन? कोई बहुत स्पेसिफिक फैक्ट? थोड़ा थोड़ा सही होना चाहिए फिर तो। क्या द फेलोशिप प्रोवाइड्स फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर इंडियन ओरिजिन साइंटिस्ट टू रीलोकेट परमानेंटली टू इंडिया विद इन अ मैक्सिमम ऑफ 5 ईयर। एक्सट्रीम कीवर्ड? नेगेटिव कनोटेशन? थोड़ा थोड़ा है लेकिन ओवरऑल नहीं। क्या फैक्ट है? यस। तो अभी रुक जाओ इसमें। वैभव एनकरेजेस कोलैबोरेटिव रिसर्च प्रोजेक्ट्स बिटवीन इंडियन एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस एंड इंडियन ओरिजिन साइंटिस्ट अब्रॉड। अगेन फुल ऑन, ना तो कोई नेगेटिव कनोटेशन, ना कोई एक्सट्रीम कीवर्ड, ना कोई फैक्ट। द प्रोग्राम इज एडमिनिस्ट्रेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक। साइंस मतलब मिनिस्ट्री लिखी हुई, बहुत स्पेसिफिक फैक्ट है, गलत होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। तो इसमें और इसमें मुझे डाउट है, इसमें फैक्ट और इसमें ये, ठीक है, खुद सोचो। अब कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस विच इज़ नॉट सो कॉमन। द फेलोशिप प्रोवाइड्स, यानी वैभव फेलोशिप जो बात कर रहा है वैश्विक भारतीय वैज्ञानिकों की, ये फेलोशिप प्रोग्राम, फेलोशिप का मतलब कुछ पैसा वैसा दिया जा रहा है रिसर्च करने के लिए वैज्ञानिकों को, वही लिखा भी हुआ है, ये फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहा है इंडियन ओरिजिन साइंटिस्ट को टू रीलोकेट परमानेंटली टू इंडिया विद इन अ मैक्सिमम 5 ईयर। कि बेटा 5 साल के अंदर अगर भाग सकते हो तो भाग जाओ यहाँ से, और परमानेंटली भाग जाओ, कभी आना ना दिखना ना, ये लोग हम पैसे दे रहे हैं। खुद सोचो, लॉजिक बना रही है बात कहीं से कहीं। सरकार पैसा दे रही है साइंटिस्ट को कि ये लो 5 साल के अंदर यहाँ से निकल लो,
5 साल से ज़्यादा हो गए तो पकड़ लिए जाओगे। 5 ये लो पैसा और 5 साल के अंदर से भाग जाओ और कभी दिखना मत दोबारा यहाँ पे। वही तो बोल रहा है ये, गलत है। अब मुझे दोनों में से वो लेना, तो ये थोड़ा अजीब सा दिख रहा है, अजीब सा साउंड हो रहा है, कॉमन सेंस में लगा है। साइंस एंड टेक का मिनिस्ट्री मैंने क्या बताया था, ये नई मिनिस्ट्री देखा गलत मार दिया। तो अभी हमें इससे क्या, ये मिनिस्ट्री यहाँ पर बेसिस इससे में क्या पता चलता है, मिनिस्ट्री तुरंत गलत नहीं मारना, लॉजिक लगाना। वैश्विक भारतीय वैज्ञानिकों की बात हो रही है तो साइंस एंड टेक की बात हो रही होगी, सिंपल। गलत तब मारनी जब इलॉजिकल लगे, ऐसा नहीं, ठीक है, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड मार दिया गलत। India's neighborhood policy aims to build strong bilateral relations with South Asian countries, but challenges like the China-Nepal Trans-Himalayan corridor threaten India's regional primacy. Why is this corridor considered a strategic concern for India? भारत की पड़ोसी नीति दक्षिण एशियाई देशों के साथ मजबूत द्विपक्षीय संबंधों के निर्माण की ओर लक्षित है, परंतु चीन नेपाल ट्रांस हिमालयन गलियारे जैसी चुनौतियां भारत की क्षेत्रीय वर्चस्व के लिए क्यों खतरा मानी जाती हैं? लॉजिक लगाइए बस। और हाँ, एक चीज़ मैं बता दूं, मैं बताना भूल गया, ये जो वैभव फेलोशिप है ये इंडियन ओरिजिन साइंटिस्ट के लिए नहीं है, ये एनआरआईज के लिए है जो विदेश में रह रहे हैं, ठीक है। 3 साल का प्रोग्राम है, हर साल एटलीस्ट 1 से 2 महीने आपको भारत की किसी यूनिवर्सिटी, जो हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटी है, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, उसके साथ कोलैबोरेट करना है किसी रिसर्च प्रोजेक्ट पे। समझ आई बात? ये इंडियन ओरिजिन के लिए नहीं है और 5 साल के लिए भी नहीं है, 3 साल के लिए एनआरआईओं के लिए है। एटलीस्ट 1 से 2 महीना हर साल पर ईयर इंडिया में आपको किसी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट के साथ रिसर्च को लेकर कोलैबोरेट करना है, समझ, और फिजिकली आना है एटलीस्ट 1 से 2 महीने के लिए, फिजिकली यहाँ पर भारत में रह के, ठीक है। तो इंडियाज नेबरहुड पॉलिसी एम्स टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग बायलैटरल रिलेशंस विद साउथ एशियन कंट्रीज, बट चैलेंजेस लाइक चाइना नेपाल ट्रांस हिमालयन कॉरिडोर, चाइना नेपाल जो गलियारा है, चाइना यानी वो जो तिब्बत वाला पोर्शन है वही नेपाल के साथ बॉर्डर बनाता है, यानी ये गलियारा थ्रेटन्स इंडियाज रीजनल प्राइमेसी। वाई इज दिस कॉरिडोर कंसिडर्ड अ स्ट्रैटेजिक कंसर्न? चिंता की बात क्यों है? ये जो चाइना नेपाल ट्रांस हिमालयन कॉरिडोर है ये गंगा का रिवर फ्लो डाइवर्ट कर देता है। लॉजिकल तो कुछ नहीं लग रहा है ज़्यादा कि इंडिया के लिए इतनी चिंता की बात क्यों, कि गंगा रिवर फ्लो को वो कर देता है। ये कॉरिडोर निकाला, कॉरिडोर में जो गंगा नदी से जा रही थी, गंगा नदी जा रही, कॉरिडोर बना हुआ, चलो वहाँ से चलते हैं, वाह क्या कॉरिडोर है, ऐसा तो नहीं होगा, ठीक है। गलियारा रोड टाइप है, ठीक है, रोड टाइप है, तो ऐसा नहीं, वाह यार पक्की सड़क जा रही, वहाँ से चलते हैं, चलो। इट एनेबल्स डायरेक्ट, नहीं खुद लॉजिक लगा, गंगा रिवर जा रही इधर से, ठीक है, चाइना नेपाल बॉर्डर उधर पे, तो गंगा रिवर, ए भाई कहाँ उधर चलो, पक्का रोड बना हुआ उधर से। तो इट एनेबल्स डायरेक्ट चाइनीज एक्सेस टू इंडियन बॉर्डर्स वाया इंफ्रास्ट्रक्चर, यह चीनी बुनियादी ढांचे के माध्यम से भारत की सीमाओं तक सीधी पहुंच सक्षम करता है। लॉजिकल तो लग रहा है। ये नेपाल और भूटान को कनेक्ट कर देता है बाईपासिंग इंडिया। ये नेपाल है, ये भूटान है, बीच में क्या है, वेस्ट बंगाल है, तो इसे कनेक्ट कर देता है बाईपासिंग इंडिया। अच्छा, इट अलाउज पाकिस्तान डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ काठमांडू, पाकिस्तान का डायरेक्ट कंट्रोल हो जाएगा काठमांडू पे। अच्छा, चाइना क्या कर रहा है फिर यहाँ पे, पाकिस्तान डायरेक्टली नेपाल में आ जाएगा। मतलब कोई लॉजिक लग रहा है इन दोनों बातों का? बिल्कुल नहीं लग रहा है। बीओसी में क्या लगाओगे, नेपाल और भूटान, चाइना कहाँ गया, नहीं चाइना कहाँ गया, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्वाड इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज एशियन नेटो बिकॉज ऑफ व्हाट? क्वाड को प्रायः एशियाई नेटो कहा जाता है। देख रहे हो क्वाड से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, क्यों सर? रेलवे बैच का ऑफर फिर से लेकर आइए ना प्लीज़ सर। क्यों, अब लगा ना कि हाँ अब अच्छा पढ़ा रहे हैं मास्टर लोग, तो हम तो हल्के में ले लिए थे मास्टर लोगों को, क्यों ऑफर लाइए, रोज़ रोज़ तो नहीं आते ऑफर, क्योंकि होता क्या ना। पहले ये क्वेश्चन करते हैं, एशियन नेटो क्यों बोलते हैं? तो मैंने अभी बताया था क्वाड्रिलेटरल जो सिक्योरिटी डायलॉग है, इनफॉर्मल ग्रुपिंग है ना, कर लिया, चलो। इट फंड्स पीस कीपिंग ऑपरेशंस, पर नेटो क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है, कि भाई किसी कंट्री पर हमला किया नेटो की किसी मेंबर कंट्री पे, तो सारी कंट्री पे हमला माना जाएगा, यही है। तो कौन सा बेस्ट होगा? इट सीक्स टू इंश्योर इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी थ्रू कोऑपरेशन अमंग 4 डेमोक्रेसीज। कितना होलिस्टिक कीवर्ड्स का यूज़ किया गया, देख रहे हो,
कितने होलिस्टिक कीवर्ड्स का यूज़ किया गया है, कितने सोफिस्टिकेटेड कीवर्ड्स का यूज़ किया गया है, एक्सप्लेनेटरी भी है, पॉजिटिव भी है, सब कुछ बढ़िया है, सर्वगुण संपन्न है। तुरंत हाँ कर दो रिश्ते की, मतलब ऑप्शन की, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा यहाँ पर। क्लियर है? चलो अगला 22, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 हैज़ प्लेस्ड इंडिया इन अ रिलेटिवली लो रैंक, विच मेजर इशू इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिक्लाइन। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स बहुत कम रैंक है इंडिया की, मतलब बहुत कम क्या, एकदम घटिया ही रैंक है, 157 रैंक है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स इसको पब्लिश करता है, नॉर्वे फर्स्ट रैंक पे है, और लास्ट पे कौन है जरा बताइए। तो बहुत गंदी रैंक है। तो कौन सा मेजर इशू प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल, क्यों डिक्लाइन का सबसे मेजर रीज़न क्या है? स्टेट रन न्यूज़पेपर बंद हो गए हैं, गवर्नमेंट सब्सिडीज़ नहीं मिल रही मीडिया को, कंसर्न्स ओवर मीडिया ऑटोनॉमी, हरासमेंट ऑफ जर्नलिस्ट, एंड ऑनलाइन सेंसरशिप इंक्रीजिंग। कौन सा ज़्यादा एक्सप्लेनेटरी लग रहा है? ऑप्शन नंबर सी। पता है अभी तो आज ज़्यादा तो नहीं है, अगले वाले कल तो नहीं, कल तो क्लास नहीं होगी बिकॉज करंट अफेयर शॉर्ट मैगजीन लॉन्च करना है, लेकिन परसों अभी आगे दिखाऊंगा, हो सकता है ये ध्यान रखने की चीज़, ठीक है। अभी मैं कुछ आगे बताऊंगा तुमको, एक कॉमा ध्यान रखना। जैसे कल एक कीवर्ड मैंने बताया था बट, कि ऐसा ऐसा है लेकिन ऐसा ऐसा, तो ये क्या होता है? एक्सप्लेनेटरी टाइप होते हैं, जहाँ बट वट लगे होते हैं ना, तो बड़ा एक्सप्लेन कर रहे होते हैं कि ऐसा ऐसा तो है लेकिन ऐसा ऐसा है। वो सेफ खेलना चाह रहा है, जनरली वो सही होते हैं बट वाले, ऐसा ऐसा है लेकिन ऐसा ऐसा, याद है? ठीक है, अभी एक और चीज़ बताऊँगा, कॉमा ध्यान रखना बस। व्हाट इज़ द, क्योंकि आज तो 25 ही क्वेश्चन है, पता नहीं वहाँ आ पाएंगे क्वेश्चन की नहीं। व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ आईमेक? आईमेक का प्राइमरी पर्पस क्या है, जो G20 में लॉन्च किया गया था, जो इंडिया में हुआ था 2023 में, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है। G20 भारत 2023 के दौरान लॉन्च किए गए आईमेक का प्रमुख उद्देश्य क्या है? मिलिट्री बेस इस्टेब्लिशमेंट, क्लाइमेट चेंज रेजोल्यूशन, क्रिएटिंग अ ट्रेड रूट कनेक्टिंग इंडिया टू यूरोप बाय मिडिल ईस्ट, या प्रमोटिंग स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी। आईमेक भाई सिंपल है भाई, एटिमोलॉजी, मिडिल ईस्ट, यूरोप, इंडिया। अब भी अगर तुम ना टिक कर पाए ना, तो तुम मेरे पास आ जाना, मेरे पास कल 9:30 बजे पहुंच जाना, ठीक है। मैं तुमको एक गाड़ी करके भेजूँगा गंगा बैराज, ठीक है। वहाँ पे तुमको मेरा एक आदमी मिलेगा जो तुमको वहाँ पे सक्सेसफुली डुबो देगा गंगा में, ठीक है। ठीक है ना, कोई चिंता वाली बात नहीं है। ये है गलियारा, ओके। यहाँ से आप वो रिकॉल करो, चाबहार पोर्ट जो हमने ईरान में बनाया है ना, कौन सा यहाँ पे टर्मिनल है, कौन सा टर्मिनल जिसको 10 साल के लिए हमने लीज पे लिया है, बता कौन सा टर्मिनल है जिसको हमने यहाँ पे लीज किया। यहाँ से यहाँ पे कौन सा पोर्ट है? पाकिस्तान में ग्वादार पोर्ट है जो चाइना ने डेवलप किया है, ठीक है। इस चाबार पोर्ट से, ठीक है, चाबार पोर्ट से हमें ये जो आपका सेंट्रल एशिया है इसका एक्सेस मिलता है, ठीक है। 24th क्वेश्चन करो जरा, महिला सम्मान देख रहे हो कैसे कैसे क्वेश्चन लेके आया हूँ। सर स्वरूप नगर में रहते हैं, अच्छा सर प्रशांत सर के रिपीटर बैच का ऑफ़र दे दीजिए 99 वाला, ठीक है। मैं रिपीटर का दिलवा देता हूँ प्रशांत सर का। सर मैं असम से हूँ, यहाँ बारिश की वजह से पेमेंट नहीं कर पा रही थी, प्लीज़ फिर से। ओके प्रिया जी, आप जो मैंने व्हाट्सएप दिया था अभी उसे आप मैसेज कर देना तो मैं फॉरवर्ड कर दूंगा अगर ऐसा केस था तो, ठीक है। नहीं मरना वरने वाली बात नहीं है, डुबो के फिर निकाल लेंगे तुमको, चिंता मत करो, डुबो के फिर निकाल लेंगे भाई साहब। अभी अच्छा हाँ, गंगाराज से याद आया, मैं अभी बैठा था ना, अभी मैं क्या था ना, बस सुबह बाहर बैठता हूँ ऐसे कुर्सी डाल के, मैं ऐसे ही बाहर बैठता हूँ, तो मेरा दिमाग ख्याल है, मतलब वो बात मेरे दिमाग से निकल नहीं रही है, वो गंगा बैराज वाली, समझ रहे हो तुम। तो मैंने एक मूवी देखी थी काफ़ी टाइम पहले, पीसफुल वॉरियर, तो मुझे उसका एक सीन याद आया, मैं भी तुम्हें दिखाऊंगा, वो तुम उससे काफ़ी रिलेट कर पाओगे, मतलब वो पूरी तरीके से मेरी दर्द को बयां करता है, ठीक है। अभी दिखाऊंगा वो, मैं पीसफुल वॉरियर का मैंने रखा था उसको, कि मैं तुम लोग को दिखाऊंगा, मुझे एकदम से वो रिलेट होगा। इस क्वेश्चन को करते हैं, महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट को अदर स्मॉल सेविंग स्कीम से क्या चीज़ डिस्टिंग्विश करती है, क्या चीज़ अलग करती है महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट को? कर लिया होगा सभी ने, आई थिंक, ठीक है, कर लिया सभी ने। चलो तो बाकियों से ये कैसे अलग है वो देखते हैं, ठीक है। दिस ऑफर्स अ हायर इंटरेस्ट रेट कंपेयर टू अदर स्मॉल सेविंग इंस्ट्रूमेंट बट रिक्वायर्स अ मिनिमम डिपॉजिट ऑफ 50,000। ये किस तरीके से अलग है बाकी से? ये हायर इंटरेस्ट रेट देती है। तुमको लगता है ये एक छोटी सी चीज़ होगी जिसकी वजह से वो बाकियों से अलग होगी, ये हायर इंटरेस्ट रेट देती है? ऐसे तो हर स्कीम तो बराबर इंटरेस्ट रेट तो नहीं देगी, कोई ना कोई तो किसी से ज़्यादा देगा, तो बस इसलिए क्वेश्चन पूछा होगा कि ये इसमें डिस्टिंग्विशिंग फीचर होगा। द स्कीम एक्सक्लूसिवली टारगेट्स विमेन इन्वेस्टर्स
एंड ऑफर्स टैक्स बेनिफिट, यानी ये सिर्फ विमेन को टारगेट करता है। भाई महिलाओं के लिए तो महिलाओं को ही टारगेट करेगा। अब तुम अगर ये सोच रहे हो कि एक्सक्लूसिवली लिखा है, एक्सट्रीम कीवर्ड है, तो उस लॉजिक से तो तुम गलत कर सकते हो, ठीक है, कि एक्सक्लूसिवली लिखा है। लेकिन भाई विमेन, महिलाओं के लिए तो महिलाओं को ही टारगेट करेगी, आदमियों को तो नहीं करेगी, सिंपल सी बात है। तो लॉजिक भी लगाना है पहले तो, ठीक है। ऑफर टैक्स बेनिफिट ऑफर करती है अंडर सेक्शन 80C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, ठीक है, थोड़ा सा डिटेल में घुस रहा है वो। दिस अलाउज प्री मेच्योर विदड्रॉल आफ्टर 5 years विदाउट एनी पेनल्टी, कोई पेनल्टी नहीं लगेगी और 5 साल में आप वो कर सकते हो। अनलाइक मोस्ट, ज़्यादातर में वो नहीं देखने को मिलता। ये भी लॉजिकल लग रहा है, भले वहाँ एनी है लेकिन लॉजिकल लग रहा है ये भी। इसमें भी थोड़ा सा एक्सक्लूसिव भी थोड़ा सा एक्सट्रीम है, बट फिर भी लॉजिकल लग रहा है, ये भी लग रहा है। द स्कीम इज ओपन टू बोथ रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट इंडियन वुमेन विद फ्लेक्सिबल डिपॉजिट अमाउंट्स एंड टेन्योर, ठीक है। ये अगेन, ये भी मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि कोई एक्सट्रीम कीवर्ड है, ठीक है, फैक्ट वगैरह, फैक्ट तो हर किसी में, लेकिन ये तो थोड़ा सा आप एलिमिनेट कर सकते थे कि हायर इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रहा है एज कम्पेयर टू अदर्स, क्योंकि ये एक छोटी सी चीज़ नहीं होगी जिसकी वजह से वो डिस्टिंग्विशिंग फीचर होगा, ठीक है। दिस अलाउज प्री मेच्योर विदड्रॉल आफ्टर 5 साल, 5 साल के बाद प्री मेच्योर विदड्रॉल इसमें कर सकते हैं बिना किसी पेनल्टी के। ये भी नहीं है, ठीक है। आंसर यहाँ पर आपको बताता हूँ, ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। देखो ए का तो मैंने लॉजिक बता दिया, आंसर यहाँ पर बी है, ठीक है। अगर मैं जानबूझ के यहाँ पर लॉजिक लगाना करूँ कि एनी पेनल्टी एक्सट्रीम कीवर्ड है, तो वो मैं यहाँ पे नहीं करूँगा, क्योंकि ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है टू एलिमिनेट, क्योंकि स्टेटमेंट्स थोड़े से सिमिलर टाइप लग रहे हैं। सिमिलर टाइप का मतलब ये है कितनी आसानी से एलिमिनेट नहीं हो रहे हैं, लॉजिकल लग रहे हैं। जैसे ए वाला तो लॉजिकल था तो एलिमिनेट कर दिया, लेकिन बी सी डी में कन्फ्यूजन होना नॉर्मल है, ठीक है, बी है। अब यहाँ पे आप लोगों ने बी, जिन लोगों ने दिया, क्या लॉजिक लगाया है, सी डी को कैसे एलिमिनेट किया, प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं, तब तक मैं अगला क्वेश्चन दिखाता हूँ। जिन लोगों ने सही आंसर दिया है और कोई लॉजिक लगाया है सी डी में एक्चुअल, प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं, पार्टिसिपेट करें। ये तो गलत हो गया, कोई नहीं। सर आप ढोलकपुर से हो, अबे फा हो गया, इसमें भी फा हो गया नहीं। ये हार्ड था, नो डाउट हार्ड था ये, अच्छा क्वेश्चन था, फा बजा था। सफ़र ऐप पोमोडोरो स्टॉप वॉच में ऑटो सेव स्टडी टाइम फीचर ऐड कीजिए, जैसे 2 मिनट से ज़्यादा टाइम पढ़े तो ऑटो सेव हो जाए। अच्छा सर, म्याऊं की आवाज़ निकाली। अबे जो पूछा है वो नहीं बताना। सर अच्छा लग रहा था ऑप्शन सी देखने में, इसलिए सी के साथ दिया, ये भी सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द साइबर सुरक्षित भारत इनिशिएटिव इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट, साइबर सुरक्षित भारत, साइबर सुरक्षित भारत ये कीवर्ड है जिससे क्वेश्चन में हेल्प मिलेगी, और इनकरेक्ट पूछा गया। इट फोकसेज ऑन कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थ्रू साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस प्रोग्राम। कितना बढ़िया है भाई ये, कितना बढ़िया है। इफ दिस वुड हैव बीन गर्ल, मैं भी तो वरमाला डाल देता भाई इस पे। नहीं, कितना अच्छा लग रहा भाई, कितने बढ़िया बढ़िया कीवर्ड यूज़ किए, कोई नेगेटिव कनोटेशन नहीं, कोई एक्सट्रीम कीवर्ड नहीं, लेकिन खैर कोई नहीं, इट इज़ नॉट अ गर्ल। आगे बढ़ते हैं। द इनिशिएटिव एम्स टू सिक्योर गवर्नमेंट नेटवर्क्स बाय प्रमोटिंग साइबर सिक्योरिटी बेस्ट प्रैक्टिस एंड कोलैबोरेटिव अक्रॉस। कितना बढ़िया लग रहा है भाई पढ़ने में। अभी मैं सर थोड़ा ऊपर ऊपर से देख रहा हूँ, अगर मुझे ऐसा आएगा तो फिर मैं थोड़ा सा और डेप्थ में घुसूंगा, जैसे यहाँ पर घुसने की ज़रूरत पड़ी थी, क्योंकि यहाँ पर बड़ी आसानी से एलिमिनेट नहीं हो रहे थे। CSB मैंडेट्स द इंस्टॉलेशन ऑफ स्पेसिफिक गवर्नमेंट अप्रूव्ड एंटीवायरस ऑन ऑल पर्सनल डिवाइसेज यूज। ओहो, इस पे तो मैंने वरमाला नहीं डालूंगा, क्योंकि यहाँ पे तो ऑल पर्सनल डिवाइसेज लिखा हुआ है। जितनी भी तुम पर्सनल डिवाइसेज हैं तुम्हारी, आईफोन, मतलब फ़ोन, ठीक है, टैबलेट, लैपटॉप, ये सब, ठीक है। इट इज़ इम्प्लीमेंटेड अंडर द एजिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ, तो ये फैक्ट है, ये एक फैक्ट है कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये भी सही है। आज हमने 3 सवाल देखे मिनिस्ट्री को, तीनों में मिनिस्ट्री सही थी। दैट मीन्स कि अंधा नहीं मारना है, पढ़ना है कि किसके बारे में बात करा, लॉजिकल लग रहा है तो सही है। गलत यहाँ पर ये इनकरेक्ट पूछा था कि CSB मैंडेट द इंस्टॉलेशन ऑफ स्पेसिफिक गवर्नमेंट अप्रूव्ड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होंगे। तुमको लगता अगर ऐसा होता तो तुमने सुना ना होता। जैसे गवर्नमेंट ने एक मैंडेटरी कर दिया था, ये इस ऐप को तो इंस्टॉल करना ही होगा। कितना बैकलैश हुआ था, तो गवर्नमेंट बैकफुट पे आ गई थी। गवर्नमेंट बोल रही कि हमारा ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, यही लगाओगे, और जितनी डिवाइस है तुम्हारे सब में यही लगाओगे तुम, और कोई लगाओगे नहीं एंटीवायरस। तुमको नहीं लगता है सारी एंटीवायरस मार्केट ख़त्म हो जाएगी, कोई बचेगा ही नहीं, और कितना भयंकर आउटरेज होता अगर ऐसा हो जाता तो। इलॉजिकल है,
ठीक है, कि सारे पर्सनल डिवाइसेस में आपको गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव किया गया एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ही लगाना होगा। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, गलत है। यहाँ पर ख़त्म होता है ये वाली कहानी। मैं अगले लेक्चर जो परसों होगा ये बढ़ाऊंगा। ये कॉमा वाली बस ध्यान रखना, ठीक है, कॉमा वाला ध्यान रखना। कॉमा वाला मैं बस ये बताऊंगा कि सही होते हैं स्टेटमेंट, जनरली आपको सही देखने को मिलेंगे, क्योंकि थोड़े से एक्सप्लेनेटरी नेचर के हो जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था ना, ब्रैकेट जिनमें लगे होते हैं ऑप्शंस में, वो भी एक्सप्लेनेटरी होते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। इसी तरीके से कॉमा वाले भी देखना आप, ठीक है, मैं जब आगे क्वेश्चन करवाऊँगा भी, ठीक है। तो ये हैं आपके रेलवे के बैचेस, कल से क्लासेस शुरू हो गई हैं, ठीक है, एक्सेप्ट रीजनिंग, क्योंकि सर की अभी थोड़ी तबीयत ख़राब है कमल सर की। बाकी सारी क्लासेस आपकी शुरू हो गई हैं, ठीक है। दोपहर के 12 बजे आपका जीके होता है, ठीक है, दोपहर के 12 बजे जीके होता है। देन शाम को 4:30 बजे मैं साइंस करवा रहा हूँ, ठीक है, शाम को 4:30 PM पे। कल आप में से काफ़ी लोग आए भी होंगे और देखा भी होगा किस लेवल का मैंने मतलब वहाँ पर करवा रहा हूँ, ठीक है, कितना डिटेल में चीज़ें हो रही हैं वहाँ पर, पूरा नई NCERT को ध्यान में रखते हुए। लेक्चर पढ़ा भी हुआ है, कल के डेमो लेक्चर्स यहाँ पर हमारे लिए चैनल पे आप देख सकते हैं। बाकी मैथ्स 8 PM पे अगेन ये भी डेमो लेक्चर पढ़ा हुआ है, कल जाके देख लेना प्रशांत सर का। मतलब ज़्यादातर मुझे कमेंट्स वही देखने को मिल रहा है कि आज तक ऐसा नहीं पढ़ा मैथ्स, मतलब उनके लेक्चर मुझे यही देखने को मिलता है कि आज तक ऐसा नहीं पढ़ा। और मेरे जो प्री कंसीव नोशन थे जब मैंने सर की लॉन्चिंग देखी थी कि यार ये वो मेरे मतलब अब मुझे रियलिटी पता चल रही है। और आप भी पढ़ के देख सकते हैं, ठीक है, आपको खुद ही पता चल जाएगा, अंदाज़ा लग जाएगा। और सर का जो रिपीटर बैच है, जो कि उनका वन ऑफ द मोस्ट फेमस बैच है, उस पर नहीं होगा तो डिस्काउंट का प्रबंध करवाते हैं, ठीक है। सर आज आपने एक भी मैसेज नहीं रिप्लाई किया। अच्छा, बाय गुइया क्या? आ 24 कुछ 24 में क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है इसमें 24 में? मेरे हिसाब से तो ऑप्शन बी ही होगा इसमें, ठीक है। और अगर किसी को डाउट है तो आप ऑफिशियल आंसर की से मैच कर सकते हो, ओके, ठीक है। चलो, हाँ वो सीन, अच्छा मूवी का सीन दिखाना था, अभी फिर दिखाते हैं, ठीक है। बाकी जो अपने SSC के बैच, अच्छा मैं तभी मैं सोचूँ आज वॉचिंग कम क्यों नहीं हो रही है, एकदम से तो भाग जाते हैं लोग, अच्छा देखना था। बाकी जो इसके बैचेस हैं ना SSC के, वो सितंबर में आने वाले हैं, ठीक है, फ्रेश नई साइकिल 2027 साइकिल के लिए। बाकी जो सर का इनका रिपीटर बैच है वो मैं और कम कराता हूँ। रेगुलर प्राइस 399 था, ठीक है, तो 99 तो नहीं हो पाएगा, लेकिन देखते हैं जो हो सकता है, ओके। बाकी रेलवे क्लास में मिलते हैं शाम को 4:30 बजे। दिखाता हूँ, रुकना एक सेकेंड, कहाँ गया ये? हाँ यही सीन है, यही सीन है, ये मुझे सीन याद आया था, ठीक है। अभी पता नहीं वॉइस आएगी नहीं आएगी, मतलब कैप्शन ऑन कर देता हूँ सो दैट दिख जाए। ये जो है ना, ये बंदा, ये ओल्ड मैन है ये, ठीक है। इसको अज्यूम करना ये मेरा शॉफर है, मतलब कैब ड्राइवर है मेरा, ठीक है। और जो अभी लड़का आएगा वो मैं हूँ, ऐसा अज्यूम करना, ठीक है। तो रिलेट करोगे, कर पाओगे, ओके। अब थोड़ा सा हो सकता है स्ट्राइक आ जाए तो मैं बाद में इसको हो सकता है वो ट्रिम करके हटा दूंगा, ठीक है। हाँ Come on, Sock. It's been 3 hours, man. Now we're here. Where? And what I came to show you. With the view? There, next to your foot. The flower? No, Better not be. the rock. There's something special about this rock? Something wrong?
Ah, come on, Sock. This is what I was finally ready to see. Well, the whole trip up here, you were excited. You were happy. Yeah, because I thought I was gonna see You something. were like a kid on Christmas morning. You said so yourself. The whole Yeah. trip up here, it made you feel good. Because for the past 3 hours, I've been waiting to see this wonderful thing. Well, what changed? That there's nothing here but this rock. I probably should have told you that before we left, honey. But I guess I wasn't sure what we'd find either. Never am. एक्चुअली इसमें एक लर्निंग है, ठीक है, तो वो लर्निंग भी मैं आपको दिखा देता हूँ, बिकॉज एक बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है इसमें, ठीक है, ऑन अ सीरियस नोट. तो आप समझ गए होगे कि आई वॉज लाइक आई वेटेड सो लॉन्ग, बिकॉज जैसे ना बताया कि स्कूल डेज़ में है ना काफ़ी सारे लोग मेरे जैसे मेरे फ्रेंड्स जाते थे, तो मुझे लगता था भाई मुझे भी जाना है. तो काफ़ी सालों के बाद मुझे जब मौका मिला जाने के लिए, तो आई वॉज लाइक इस चीज़ के लिए मैं इतना इंतज़ार कर रहा था, ठीक है. तो यहाँ पे जो लर्निंग है वो क्या है, वो ये है. चलो मैं सुनाई देता हूँ आपको, ठीक है, थोड़ा सा फॉरवर्ड करके इसको. The journey. Journey is what brings us happiness, not the destination. समझ में आई चीज़, ठीक है. ये मैं आपको कई बार बता भी चुका हूँ. जर्नी ब्रिंग्स अस द हैप्पीनेस, नॉट द डेस्टिनेशन, ठीक है. एंड आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट ऑल्सो, ठीक है. जो लाइफ अभी आप जी रहे हो ना, जो स्टूडेंट लाइफ जो आप प्रिपरेशन कर रहे हो और आप फेल हो रहे हो और आप थोड़ी सी छोटी खुशियाँ ये वो, दिस विल नेवर कम बैक अगेन, लेट मी टेल यू. आई क्रेव इट द मोस्ट, ठीक है, सच बता रहा हूँ इस चीज़ को. जब कोई भी चीज़ मिल जाती है ना, आप कहीं पहुँच जाते हो, वो सिर्फ आपके मिलने मात्र से ही, ठीक है, आपके लिए 2 कौड़ी की हो जाती है. सो इट्स नॉट द डेस्टिनेशन. चाहे भले आप IAS बन जाओ, ठीक है, वो कुछ टाइम की खुशी होगी. जो जर्नी है ना, वो जो जर्नी है, दैट ब्रिंग्स अस द हैप्पीनेस. सो एन्जॉय द जर्नी. उस जर्नी को पूरा जिए ढंग से, अच्छे से, फुलफिल तरीके से, बाय बीइंग इन द मोमेंट. मेरा पता है लाइफ का सबसे वन ऑफ द बड़ा रिग्रेट क्या है लाइफ का, ठीक है, या फिर मेरी स्कूल लाइफ का, या मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ मेरी लाइफ का, दैट इज़ कि मैं डर डर के जिया, बहुत डर डर के. और वो डर आज भी मेरे अंदर भरा हुआ है, पता है. मैं ज़्यादा विस्तार से तो नहीं बताऊंगा इस चीज़ को, लेकिन आज भी काफ़ी मतलब बहुत टू अ लार्जर एक्सटेंट वो डर भरा हुआ है मेरे अंदर, ठीक है. तो यही है मेरा रिग्रेट कि भाई काश मुझे ये चीज़ किसी ने बताई होती है कि नथिंग मैटर्स इन द एंड. जो है उसको अच्छे से जी लो, फुलफिल तरीके से पढ़ रहे हो, फुलफिल तरीके से पढ़ो, ठीक है. डरना नहीं है बहुत ज़्यादा. आप में से हो सकता है काफ़ी लोग बिल्कुल नहीं डरते हो, बहुत ज़्यादा फ्रैंक हो, तो थोड़ा सा आपको लिमिट में रहना ज़रूरी है. हर किसी के लिए सेम एडवाइस नहीं हो सकती है, बट यस, जो खासकर बहुत सुपरली इंट्रोवर्टेड हैं उनके लिए तो है बिल्कुल ये. ओके, सो एन्जॉय द जर्नी. ऑलराइट, थैंक यू. बिल्कुल रास्ता खूबसूरत है मंजिल से भी. थैंक यू एंड थैंक यू, धन्यवाद सभी को. मिलते हैं कल सुबह 9:30 बजे की क्लास होगी, है ना. सुबह 9:30 बजे अपनी क्लास है, तो कल सुबह 9:30 बजे पहुंच जाना, है ना. और क्लास नहीं होगी, मतलब करंट अफेयर्स शॉर्ट का लॉन्चिंग होगी, परसों क्लास होगी, ठीक है. कल का ब्रेक रहेगा. ओके, थैंक यू, धन्यवाद. मंजिल को भुला के जिया तो क्या जिया. सुधरोगे नहीं क्यों. सर भूतेश सर को बोला FRI पूरी करवा दें सीजल से पहले. तो भूतेश सर को तुम बोलो ना, हम क्या बोलें. अब हम बोलेंगे तो उनको लगेगा कर लियो. तुम बोलो ना, क्यों. तो भूतेश सर को बोलो उनके कमेंट्स में, मुझे जो भी उनको बोलना है, ठीक है, ज़्यादा सही रहेगा. थैंक यू. ऐप नहीं चल रहा है तो मैंने वो ऐप के क्वेरी नंबर हैं ये, इस पर आप वो कर सकते हैं, ठीक है. व्हाट्सएप ये हैं, ये कॉलिंग के लिए, ठीक है.